एंड वेलकम। हम लोग अनुभव टेस्ट पर बात करने वाले हैं। अनुभव एक जो अभी संपन्न हुआ है उसके ज्योग्राफी खंड के प्रश्नों के संदर्भ में बात करने वाले हैं। उम्मीद है आपके अनुभव एक का जो अनुभव रहा होगा वो बेहतर रहा होगा। चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं क्रमवार रूप में। ज्योग्राफी खंड से संबंधित कुल 17 प्रश्न थे इस पेपर में। इन्हीं 17 प्रश्नों को हम लोग क्रमवार रूप में देखेंगे। जो पहला प्रश्न है देखिए आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 35 है। मेघ बीजन से संबंधित है ये प्रश्न, क्लाउड सीडिंग। मेघ बीजन के संदर्भ में कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है। मेघ बीजन के संदर्भ में 3 कंडीशन दिया गया है इस प्रश्न में और वही पूछा गया है इसमें से कौन सा आवश्यक है। पहला कंडीशन है आर्द्रता युक्त मेघों की उपलब्धता, दूसरा है रासायनिक नाभिकों की पर्याप्त सांद्रता और तीसरा है बड़े क्षेत्रों में बीजित कणों को बिखेरने के लिए पवनों की उच्च गति। पूछा गया है कि कौन सा सही है। देखो पहला कथन जो है ये बिल्कुल सही है, आर्द्रता युक्त मेघों की उपलब्धता। आर्द्रता युक्त मेघों की उपलब्धता अगर नहीं होगी तो पर्याप्त नमी नहीं होगा और पर्याप्त नमी नहीं होगा तो इसकी उपस्थिति, पर्याप्त नमी की अनुपस्थिति में संघनन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बीजन के बावजूद भी यहां पे क्या होगा, अगर आर्द्रता नहीं तो पर्याप्त संघनन नहीं होगा। ठीक है, और संघनन नहीं होगा तो वर्षण नहीं होगा। मेघ बीजन की प्रक्रिया अपनाई भी जाएगी तो भी वर्षा नहीं होगा, वर्षण नहीं होगा, इसका जो फायदा मिलना था वो नहीं मिलेगा। ठीक, तो पहला तो बहुत ही जरूरी कंडीशन है। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है रासायनिक नाभिकों की पर्याप्त सांद्रता। ये भी बिल्कुल सही बात है, रासायनिक नाभिकों की पर्याप्त सांद्रता भी एकदम आवश्यक कंडीशन है। इनफैक्ट यही किया जाता है, जो मतलब हम मेघ बीजन की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया जो अपनाई जाती है उसमें क्या किया जाता है कि कुछ रसायन छोड़े जाते हैं जैसे सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस जो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ये सारा केमिकल के रूप में छोड़ा जाता है। ये रासायनिक नाभिक द्वारा जलवाष्प को संघनित होने के लिए एक आधार प्रदान किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं, जो रासायनिक नाभिक होते हैं, ये एक आधार प्रदान करते हैं जहां पर कि जलवाष्प संघनित होता है। ठीक है, एक बेस प्रदान कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि ये केमिकल्स जो छोड़े जाते हैं मेघ बीजन की प्रक्रिया में, क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में, ये क्या काम करता है, ये एक बेस का, आधार का काम करता है जहां पर कि जलवाष्प संघनित होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूरी है। तीसरा, बड़े क्षेत्रों में बीजित कणों, सीडेड पार्टिकल को बिखेरने के लिए पवनों की उच्च गति। नहीं, देखो ये गलत है, ये नहीं चाहिए। अब अगर पवनों की उच्च गति होगी तो इससे क्या होगा कि जो डिजायर्ड क्षेत्र है, जो हमारा इच्छित एरिया है जहां पर कि हम वर्षा करवाना चाह रहे हैं, वहां से ये जो रसायन जो छोड़ा जाएगा, इन रसायनों को दूर लेके, एक तरह से पवनों की उच्च गति होगी तो इन रसायनों को दूर ले जाएगा, तो इससे जो इच्छित क्षेत्र है वहां पे वर्षण नहीं हो पाएगी। तो ये कंडीशन जो है इनफैक्ट ये नकारात्मक ही है, ये विरोधी कंडीशन है, ये सपोर्ट में नहीं है। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर, केवल 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ एक स्लाइड है, आप उसको देख सकते हैं। ये देखो, ये स्लाइड जो है काफी विस्तार से आपको जो है मेघ बीजन के संदर्भ में समझा रहा है। यहाँ पे पहला क्या होता है कि जो वेदर स्टेशंस होते हैं, यहाँ इन वेदर स्टेशनों पर क्या किया जाता है कि जो बादल हैं, जो बादलों में पर्याप्त नमी है या नहीं, इसका ऑब्जर्वेशन सबसे पहले किया जाता है। जो सुटेबल क्लाउड्स के लिए लिखा हुआ है, वेदर स्टेशन मॉनिटर द एटमॉस्फेयर फॉर सुटेबल क्लाउड्स, ये पहला कंडीशन है जो इसके लिए फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद क्या किया जाता है, प्लेन्स इक्विप्ड विथ स्पेशलाइज्ड फ्लेयर आर लॉन्च्ड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आमतौर पर हम मेघ बीजन में, क्लाउड सीडिंग में वायुयानों का प्रयोग करते हैं। वायुयानों द्वारा जो रसायन है, जो मैंने पहले बताया कि सिल्वर आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, नाम ध्यान में रखना है, कई बार नाम दे सकता है। सबसे कॉमनली सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल होता है,
इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड इस्तेमाल होता है और ड्राई आइस का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉमनली जो यूज होने वाले हैं वो यही हैं। तो जो प्लेन के माध्यम से, जो एरोप्लेन है, इसके माध्यम से इन रसायनों का छिड़काव किया जाता है। कई बार भूमि आधारित जो जनरेटर होते हैं उनके द्वारा भी, और कई बार रॉकेट के माध्यम से भी इन रसायनों का छिड़काव किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ये जो मैंने बताया था कि इन रसायनों पर यहाँ पर जो है संघनित हो रहे हैं बादल। ठीक, और इसके बाद ये वर्षा करवाएंगे। ठीक है, तो आमतौर पे ऐसा कि मतलब 20 से 25% तक अधिक वर्षा प्राप्त किया जा सकता है। कुछ कंडीशन है, ये सवाल जो पूछा गया है आपसे, उन कंडीशनों के आधार पर ही, तो ये आवश्यक डिजायर्ड कंडीशन है, ये होना चाहिए, तभी मेघविजन सफल हो सकता है। ठीक, ध्यान में रहेगा। कुछ चीजें और, इसका अनुप्रयोग क्या है, मतलब टेम्परली जो है आप देखोगे अभी, अगर आप मतलब तात्कालिक रूप से जो है कहीं पे अगर सूखा है, सूखे की स्थिति है, तो वहां पर मतलब वर्षण करवाया जा सकता है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में आप देखोगे, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होगे, तो दिल्ली में अभी जैसे ही आप देखोगे सर्दियों की शुरुआत होती है तो दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या होती है। तो दिल्ली के वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कहा जा रहा था कि अगर संभव हुआ तो मेघविजन भी, क्लाउड सीडिंग भी किया जाएगा। तो प्रदूषण को कम करने के लिए ये किया जाता है। सूखे की स्थिति में कृत्रिम वर्षा, कई बार कोहरा हटाने के लिए, बहुत ज्यादा कोहरा की जो स्थिति होती है जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बाधित होता है, तो उसको हटाने के लिए भी मेघविजन का प्रयोग किया जाता है। कुछ जगहों पर ओला वृष्टि को जो की तीव्रता को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 3-4 अनुप्रयोग हैं जिसको आप साथ के साथ ध्यान में रखेंगे कि इसका क्या अनुप्रयोग है। ठीक, कुछ इसको लेके चैलेंजेस भी हैं, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा चैलेंजेस, या जो कह सकते हैं इसकी लिमिटेशंस, सीमाएं कह लीजिए, एक तो खर्चीला है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ पर्यावरणीय प्रभाव होंगे, अगर किसी भी केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है तो डेफिनेटली उसके कुछ पर्यावरणीय प्रभाव होंगे। तीसरा, एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए अनुकूल मौसमी दशाएं होनी चाहिए, जिसकी चर्चा हमने यहाँ पर अभी किया है। ठीक है, और इसका मतलब एक और जो इसमें लिमिटेशन या चैलेंजेस के रूप में आप देख सकते हैं कि गारंटी नहीं है कि क्लाउड सीडिंग किया गया है तो डिजायर्ड अमाउंट में बारिश होगी ही, तो गारंटी भी नहीं है इस चीज का। ये भी कभी स्टेटमेंट आपको दे दे कि क्लाउड सीडिंग निश्चित तौर पे बारिश करता है, तो नहीं, एकदम से निश्चित तौर पे नहीं करेगा। ठीक है, गारंटी नहीं है। ठीक, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर होगा, प्रश्न संख्या 42। ठीक है, ये प्रश्न जो है, हाँ, ये आपको स्टेटमेंट एसेरेशन रीजन वाला, आजकल यूपीएससी काफी पूछ रही है इस तरह के प्रश्न, तो उसी से संबंधित है ये। एसेरेशन रीजन वाले 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली पवनें तटीय जल का तापमान बढ़ा देती हैं। स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली पवनें, जिसको ऑफशोर विंड या अपतटीय पवनें भी हम कहते हैं, तो वो क्या कह रहा है कि वो तटीय जल का तापमान बढ़ा देती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अपतटीय पवनों, ऑफशोर विंड्स के कारण जल का ऊपर की ओर उद्वेलन, अपवेलिंग होता है। पूछा गया है आपसे कि मतलब वही कथन सही है, कथन 1, कथन 2 सही है, कथन 2 1 का सही एक्सप्लेनेशन है, जो एसेरेशन रीजन टाइप के सवाल में होता है विकल्प। अब देखो, ये जो है सबसे पहला स्टेटमेंट पर हो कि ये क्या कह रहा है कि स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाले पवनें तटीय जल का तापमान बढ़ा देती है। जो अपतटीय पवनें हैं, अपतटीय पवनें जो हैं तटीय जल का तापमान बढ़ा देती है। अब देखो, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अगर आपने जो सागर के जल, महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में अध्ययन किया होगा, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि जो उसके मूल कारक होते हैं, ये प्रश्न किस चीज से जुड़ता है, महासागरीय जल का जो तापमान है उससे संबंधित है। तो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे अक्षांश, प्रचलित पवनें, जल एवं स्थल के वितरण आदि, ये सारे जो कारक हैं ये
जो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है। अब अपतटीय पवनों के संदर्भ में जो स्थल से समुद्र की ओर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ये आप इसको समझो इस तरह से कि अगर ये स्थल से पवनें चलेंगी तो ये जो सतह का जल है इसको तट से दूर की ओर ले जाएंगी। ठीक है, ये जो यहां का जल है इसको जो स्थल से अपतटीय पवनें जो स्थल से महासागर की ओर चल रही है, ये तट के जो सतह पर ये जो पानी है इसको तट से दूर ले जाएगा। और सामान्य सी बात है, जो तट जैसे जैसे हम गहराई में नीचे जाएंगे तो एक कॉमन लॉजिक लगाओ कि जो महासागर के जल का तापमान को प्रभावित करने वाला कारक है या जो वहां पे जो ऊष्मा का कारण है वो एक प्रमुख कारण क्या है, सूर्य। तो जैसे जैसे हम सतह पर ऊपर में आएंगे तो टेम्परेचर अधिक मिलेगा पानी का, जैसे जैसे नीचे जाएंगे आमतौर पर तो पानी का तापमान जो है कम मिलेगा। अगर ये सतह के जल को आगे लेकर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ तट पर क्या होगा, तट पर नीचे से पानी आएगा, ऊपर वाला पानी तो आगे चला गया ना, तट से दूर जा रहा है ना। अगर ये पानी दूर जा रहा है और नीचे से पानी आएगा तो नीचे का पानी का टेम्परेचर जो है ये कम होगा, कम होगा। और ये जो ज्यादा तापमान वाला पानी है ये तट से दूर जा रहा है तो ये तापमान तो कम होना चाहिए ना। अब तटीय पवनों के प्रवाह में क्या होगा कि तापमान जो तट के आसपास जो पानी होगा उसका तापमान कम होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। स्थल से अगर समुद्र की तरफ पानी हवा स्थल से समुद्र की ओर जो हवा चल रही है, अब तटीय पवनें चल रही है, वो जो सतह का जल है उसको दूर ले जाएगा तट से, और सतह का जल दूर जाएगा तो नीचे से, सतह के नीचे से ठंडा पानी ऊपर आएगा तो टेम्परेचर कम होगा। ठीक, पहला स्टेटमेंट गलत, आंसर हमारा यहीं से आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत है तो आंसर डी हो जाएगा, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट जो है एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी दिया है, तो अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाते इस सवाल में, जो दूसरा कथन है अपतटीय पवनें, यही ऑफशोर विंड्स के कारण जल का ऊपर की ओर उद्वेलन, अपवेलिंग होता है। उद्वेलन, अगर अपवेलिंग होगा मतलब कि नीचे, अपवेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि नीचे से पानी ऊपर की ओर आ रहा है। अगर नीचे से पानी ऊपर की ओर आ रहा है तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर, नीचे से ठंडा पानी ऊपर की ओर आएगा, ठंडा पानी ऊपर की ओर आएगा तो टेम्परेचर कम होगा। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। तो अब अगर ये दोनों, पहले तो इसमें ऑफशोर अपतटीय पवनें कह दिया है, यहाँ पे अपतटीय पवनें नहीं कहा है। आपको ऑफशोर और ऑनशोर विंड्स के बारे में पता होना चाहिए, तब आपको ये सवाल इतना तो आप जरूर निकाल लेते कि ये स्टेटमेंट सही है, इन दोनों में से एक सही है एक गलत है। अब यहाँ भी अपतटीय पवनों के बारे में ही बात किया गया है, बट यहाँ स्पष्ट रूप से नाम के साथ कह रहा है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब इसके विपरीत जो ऑनशोर विंड होगा, यानी कि जो सागर से स्थल की ओर चलेगा, वो क्या करेगा, वो इसके विपरीत प्रभाव उत्पन्न करेगा। सागर से स्थल की ओर जो पवन आएंगे वो सतह के जल को, अब मान लो कि इधर से आ रहा है, इसको इस तरह से समझो। ठीक है, अब यहां पे जो विंड प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये सारा जो सतह का पानी है इसको तट की ओर ले जाएगा। तट की ओर, सतह का पानी जो है गर्म होगा, तट की ओर ले जाएगा तो तट के तापमान में वृद्धि होगी। तो ऑनशोर विंड्स जो है तटीय तापमान, जो तटीय जल का तापमान है उसको बढ़ाएगा, ऑफशोर जो है उसको कम करेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना है। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43। ये कह रहा है निम्नलिखित वनस्पति की प्रजातियों पर विचार कीजिए। तीन, मतलब यहाँ पे वनस्पति दी गई है, ब्लू पाइन, रोडोडेंड्रोन और साल। और ये पूछ रहा है कि भारत के पश्चिमी हिमालय में गिरिपाद, फुटहिल्स से ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम इन प्रजातियों के दिखने का किस क्रम में इन प्रजातियों का दिखने की सबसे अधिक संभावना है।
मतलब आपसे ये पूछा गया है, 3 यहाँ प्रजातियां दी गई है, आपसे पूछा गया है कि अगर आप मतलब हिमालय के जो फुट हिल्स हैं, वेस्टर्न पश्चिमी हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, पश्चिमी हिमालय में अगर आप फुट हिल्स से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो कौन पहले दिखेगा, इसमें से कौन सी वनस्पति पहले दिखेगी, कौन उसके बाद और कौन उसके बाद, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो साल है ये आपको लगभग 1000 मीटर तक जो है ये दिखेगा। साल बहुत कॉमन है, आपने अगर भारतीय वनस्पति जो एनसीईआरटी वाली जो एनसीईआरटी की जो 12th की किताब है, 11th या 12th की, जो भारत का भूगोल वाला जो पार्ट है, भारत का भौतिक भूगोल, उसमें जो भारत की वनस्पतियों से संबंधित अध्याय है, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो ये प्रश्न बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये जो पर्णपाती वनस्पतियों का एक एग्जाम्पल है साल, ये आपको दिखता है फुट हिल्स में। आप शिवालिक के फुट हिल्स में जाओगे तो वहां साल बहुत कॉमन वनस्पति है, ये दिखता है, ठीक है, 1000 मीटर तक आपको ये दिखेगा। ब्लू पाइन अगर आप देखोगे, ये ब्लू पाइन आपको हाइट पे मिलेगा, ये अच्छे खासे हाइट पे, ये 2000 प्लस आपको मीटर, 2000 मीटर से ऊपर जाओगे तब आपको दिखेगा, 2000 से 3000 तक यह दिख जाता है, ठीक है। और जो रोडोडेंड्रॉन है ये आपको काफी चर्चा में भी रहता है रोडोडेंड्रॉन, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको ध्यान में रखना चाहिए। और रोडोडेंड्रॉन जो है ये 3000 मीटर से 4000 मीटर तक हमको मिलेगा, ठीक है। और पश्चिमी हिमालय में जो है, अगर पश्चिमी हिमालय की बात करें तो 4000 मीटर के बाद हमको वनस्पति नहीं दिखती है। क्या हिमरेखा आ जाती है 4000 मीटर के आसपास पश्चिमी हिमालय में, ये ध्यान रखना है। अगर हम पश्चिमी हिमालय की बात करें तो 4000 मीटर के आसपास जो है ये हिमरेखा आ जाएगा। हिमरेखा मतलब परमानेंट स्नो लाइन जो होता है, यानी कि सालों भर यहाँ पे मतलब हिम से ढका रहेगा ये क्षेत्र 4000 मीटर से ऊपर। तो 4000 मीटर से ऊपर जो है हमें वनस्पति नहीं दिखती है। यहाँ पे कुछ चीजें, ये तो मान लो कि थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल सवाल भी है, फैक्चुअल सवाल भी है, आपको ध्यान, एग्जाम्पल्स ध्यान में होना चाहिए तब आप इसको कर सकते थे। कुछ चीजें जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैं आपसे चाहता हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान में रहे, वो ये कि हिमालय की अगर हम वनस्पतियों की बात करें तो हिमालय की वनस्पति को प्रभावित करने वाला 2 कारक है, ठीक है। ये 2 कारकों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। क्या 2 कारक है? एक तो ऊंचाई हो जाएगा और एक वर्षा की मात्रा। अब इसके कारण क्या होगा कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में जो है हमें वनस्पतियों में अंतर दिखेगा, समान हाइट पर वनस्पतियों के नेचर में हमें अंतर दिखेगा। पूर्वी हिमालय निम्न अक्षांशों पर है, आप देखो पूर्वी हिमालय की अगर हम बात करें, ये कंपैरेटिवली जो है ये पश्चिमी हिमालय की तुलना में ये निम्न अक्षांश पर है, वर्षा भी यहां पर अधिक मिलेगी, तो वनस्पति पूर्वी हिमालय में जो है हमें अधिक ऊंचाई तक वनस्पति दिखेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान, पूर्वी हिमालय में जो है वनस्पति का जो विस्तार है वो पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक हाइट तक दिखेगा, वर्षा अधिक होगा, वर्षा अधिक होगा, तापमान भी कंपैरेटिवली जो पश्चिमी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय का तापमान ज्यादा कम होगा, सेम मतलब हाइट पर अगर हम देखें अक्षांश का, ये उच्च अक्षांशों में होगा, ये निम्न अक्षांशों में है। ये वाला इस अंतर पर, ये सवाल तो सिंपल है, लेकिन पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में वनस्पतियों के वितरण को आधारित करके आपसे कुछ भी प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। और वहां आपको ध्यान में रखना है 2 चीजों, हाइट को ध्यान में रखना है, वर्षा को ध्यान में रखना है। हिमालय में अगर वनस्पतियों को प्रभावित कर रहा है तो हाइट और वर्षा, और पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय में सेम एकदम दिमाग में बिठा लो कि पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई पर ही वनस्पति खत्म, 4000 मीटर पर खत्म हो जाएगा, पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर से ऊपर भी हमें वनस्पति दिखेगा, ठीक। ये वाला कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर जो है ब्लू पाइन, सबसे पहले मैंने बताया कि जो साल है, एक सबसे पहले हमको नीचे फुट हिल्स से अगर हम हाइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें साल दिखेगा, तो 3, फिर हमें ब्लू पाइन दिखेगा और फिर रोडोडेंड्रॉन। तो विकल्प बी जो है आपका वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मतलब जो 1-2 चीजें और आप ध्यान में रख सकते हैं
कि 4 प्रकार की वनस्पतियां, पश्चिमी हिमालय में हम 4 प्रकार की वनस्पतियों की बात करते हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, एक बार जरूर मतलब उसको देख लेना। और ये जो बात अभी हमने किया है कि पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय में वनस्पतियों का अंतर, उसको थोड़ा गौर से देख लेना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 44। भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया है और तीनों जो है तीनों के तीनों स्टेटमेंट पर्वत चोटियां और पहाड़ियों के संदर्भ में, और तीनों के तीनों जो है वो दक्षिणी भारत से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट देखो, अनाईमुडी चोटी वहां स्थित है जहां कार्डमम, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियां मिलती है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, डोडा बेटा चोटी वहां स्थित है जहां नीलगिरी और नल्ला मल्ला पहाड़ियां मिलती है। ठीक है। और तीसरा जो है वो अगस्त्यमाला शिखर वहां स्थित है जहां अगस्त्यमाला और एरामाला पहाड़ियां मिलती है। अब देखो, इसमें जो है ये एकदम से फैक्चुअल स्टेटमेंट है, लेकिन बेसिक फैक्चुअल फैक्ट है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। पहले ये इमेज देखो, ये वाला देखो, ये थोड़ा सा आप जो दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का की जो पहाड़ियां हैं उसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स है। इस इमेज में लगभग सारी चीजें शेयर की गई हैं, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो ये सवाल आप आसानी से कर लेते। पहले एक जो नल्ला मल्ला हिल्स की चर्चा हुई है यहाँ, इसको देखना है हमें। ठीक है। कार्डमम हिल्स की चर्चा हुई है, इसको देखना है हमें। नल्ला मल्ला यहाँ पे है, कार्डमम हिल्स है। पलनी हिल्स की चर्चा हुई है। ठीक है। अन्नामलाई हिल्स की चर्चा हुई है, नीलगिरी हिल्स की चर्चा हुई है। ठीक है। तो अब आते हैं वापस, ये इमेज अगर आपको ध्यान में रहेगा, ये जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पहाड़ियां हैं उसके बाद उससे संबंधित है, तो फिर ये सवाल आप कर लेते। एनसीईआरटी आधारित इमेज है, आप ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है अनाईमुडी। अनाईमुडी चोटी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इतना तो पता होगा, बेसिक फैक्ट है। इसकी हाइट वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में पता रखना चाहिए कि अनाईमुडी का हाइट कितना है। सारा चीजें कभी भी आपसे ये सवाल इसको लेके स्टेटमेंट दिया जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर हम अनाईमुडी की हाइट की बात करें तो ये 2695 मीटर है और ये प्रायद्वीपीय भारत का, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। कह रहा है कि अनाईमुडी वहां स्थित है जहां कार्डमम, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियां मिलती है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अनाईमुडी जो है ये आपको अगर आप देखोगे तो ये केरला में स्थित है, ये जो चोटी है वो केरला में स्थित है। और ये मतलब इलायची कार्डमम, इलायची पहाड़ियां या कार्डमम इंग्लिश में उसी को कह देते हैं, कार्डमम हिल्स, और जो अन्नामलाई और पालनी है उसके मिलन बिंदु पर ये चोटी है। यहां देखो इस इमेज में, ये जो इसका मिलन बिंदु है ना, इडुक्की, केरल का इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे ये हमें मतलब जो अनाईमुडी है ये स्थित है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, डोडा बेटा। जो डोडा बेटा के संदर्भ में है ये नीलगिरी हिल्स में है। ठीक है। डोडा बेटा ये भी एक जो मतलब चोटी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये भी एक फैक्ट के रूप में आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है ऊटी, आपने सबने फिल्मों में या ऐसे भी नाम तो सुन ही रखा होगा इसका। ये ऊटी के पास ही है, ऊटी से मतलब एकदम ऊटी के पास ही है डोडा बेटा, 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसके ये नीलगिरी हिल्स तो है। ठीक है। डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ियों में ही स्थित है, लेकिन जो दूसरा कह रहा है नल्ला मल्ला पहाड़ियां, देखो ये इमेज जो मैंने आपको दिखाया था, ये नल्ला मल्ला पहाड़ियां कहाँ है? नल्ला मल्ला पहाड़ियां आपको आंध्र प्रदेश में है। और ये जो मतलब डोडा बेटा है ये आपको केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे यहाँ स्थित है। ठीक है। तो ये वाला जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है।
नल्ला मल्ला पहाड़ियां नहीं है, नल्ला मल्ला पहाड़ियां इससे संबंधित नहीं है। नल्ला मल्ला पहाड़ियां आपको आंध्र प्रदेश में है। तो डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, नीलगिरी हिल्स में ही है, जो फेमस हिल स्टेशन है ऊटी, ऊटी के पास ही स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, अगस्त्यमाला शिखर, ये अगस्त्यमाला पहाड़ियों का पर ही स्थित है, अगस्त्यमाला और एरामाला। फिर ये जो एरामाला पहाड़ियां हैं ये भी यहां नहीं है, ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। देखो जो एरामाला है ये अगस्त्यमाल, यहाँ पे जो है अगस्त्यमाला, ये केरला और जो तमिलनाडु का आपको बॉर्डर है वहां पे है, और एरामाला जो है ये आपको आंध्रा में है। तो ये दोनों नल्ला मल्ला और एरामाला ये जो है आंध्रा में है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दोनों जो है गलत है, स्टेटमेंट 2 और 3 जो है गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। फैक्चुअल सवाल है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही कॉमन फैक्ट है ये, आपको आपसे अपेक्षा की जाती है कि इन तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। स्टेट में जो विकल्प ए है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इमेज मैंने मतलब ये जो पूरा कुछ जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उसके इससे संबंधित है, ये एनसीईआरटी आधारित इमेज है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये वाला जरूर ध्यान में रखेंगे। डिटेल में जो प्रमुख पहाड़ियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की उसको शेयर किया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। देखिए ये है लिथियम के उत्पादन के संदर्भ में, उत्पादक के संदर्भ में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश वर्तमान में विश्व में लिथियम के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं। आपका विकल्प है भारत और चीन, ऑस्ट्रेलिया और चिली, ऑस्ट्रेलिया और चीन, और ऑस्ट्रेलिया और भारत। देखो लिथियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का जो हमारा पूरा डेवलपमेंट है लिथियम के बिना हो नहीं सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया और चिली जो है वो इसके टॉप प्रोड्यूसर हैं, कंफ्यूज नहीं करना। आमतौर पर हम जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के संदर्भ में कई बार हम साथ ही मान लेते हैं और चाइना को हम मान लेते हैं, चाइना तीसरे नंबर पे है। ऑस्ट्रेलिया और चिली बहुत ज्यादा, मतलब ऑस्ट्रेलिया अच्छा खासा गैप है, पहले ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे है और चिली जो है सेकंड नंबर पे है, ठीक है। चीन जो है ये तीसरे स्थान पर है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पर चिली है, तीसरे स्थान पर चाइना है। टॉप 2 में चाइना नहीं है, थोड़ा बहुत डाटा बदलते रहता है फर्स्ट सेकंड का, लेकिन लंबे टाइम से ऑस्ट्रेलिया जो है टॉप पर चल रहा है। लिथियम के यूज के संदर्भ में भारत भी ठीक ठाक लिथियम उत्पादन हो रहा है, टॉप 10 में भारत भी है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर हम लिथियम के मतलब उपयोगिता के संदर्भ में बात करें तो आज का जितना भी आपको, जितने भी आप ईवीज देख रहे हैं, जितनी भी बैटरीज बन रही है, हम जितना भी मतलब जो हमारा नेट जीरो इमिशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, लीस्ट मतलब इमिशन कम करने वाले के संदर्भ में जो हमारा प्रयास है उसमें ईवीज का बहुत योगदान, महत्वपूर्ण योगदान हो रहा मतलब है या होने वाला है। और ईवीज के निर्माण में, जो बैटरीज के निर्माण में लिथियम आयन बैटरी आप पढ़ते रहते हो, वहां पे लिथियम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिथियम के अनुप्रयोग के संदर्भ में भी ध्यान में रखना है। एक और चीज है लिथियम ट्रायंगल, आप अक्सर न्यूज में सुनते रहते होंगे लिथियम ट्रायंगल। तो ये जो 3 देश है, चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना, ये बॉर्डर शेयर करते हैं और यहीं पे आपको लिथियम ट्रायंगल है, ये जो है ये लिथियम ट्रायंगल ही दर्शा रहा है। तो हम ये भी ध्यान में रख सकते हैं, आप कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि लिथियम ट्रायंगल में कौन देश हैं। दक्षिण अमेरिका के ये 3 देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया। तो इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे, ये तीनों लिथियम ट्रायंगल में है, ठीक है। सवाल था कि कौन लिथियम के टॉप 2 प्रोड्यूसर हैं, तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे, चिली दूसरे नंबर पे, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए प्रश्न संख्या 46 आपके स्क्रीन पर है। भू आकृतिक प्रक्रियाओं जियोमॉर्फिक प्रोसेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपक्षय वेदरिंग खनिज निष्कर्षण को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है अपक्षय के कारण कुछ सामग्रियों का निक्षालन हो जाता है, ठीक है। वही फिर एसरेशन रीजन वाले जो विकल्प हैं उसके संदर्भ में पूछा गया है। अब देखो कि जो वेदरिंग है या अपक्षय है, अपक्षय में क्या होता है,
जो अपक्षय की प्रक्रिया है, अपक्षय में चट्टानों का टूट फूट होगा, जो बड़े चट्टान है उसका टूट फूट होगा स्वस्थाने, इन सीटू। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अपक्षय और अपर्दन में थोड़ा सा अंतर है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन या जो चट्टानों का टूट फूट हुआ उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को हम काउंट नहीं करते। हम स्वस्थानीय जो चट्टानों का बड़े चट्टाने टूट फूट होकर मतलब छोटे चट्टानों, छोटे टुकड़ों में बदलेंगे, या फिर और भी ज्यादा एक तरह से समझ लो कि डस्ट पार्टिकल में बदलेंगे, इस प्रक्रिया को अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। ठीक, इन सीटू जो मतलब टूट फूट होगा उसी स्थान पर, ट्रांसपोर्टेशन को इसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब अपक्षय ये होता है। अब कह रहा है पहला स्टेटमेंट, अब अपक्षय समझ गए कि वेदरिंग होता क्या है। अब देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अपक्षय खनिज निष्कर्षण को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने में मदद करता है। ये बात सही है। कैसे सही है? अब देखो कि जो बड़ा चट्टान है वो मतलब टूटा फूटा छोटे इसमें बदला, डस्ट पार्टिकल में बदला, मतलब एक तरह से समझ लो उसका कि चट्टानों से वो आपको एकदम से छोटे चट्टानों में, बड़े चट्टान से छोटे चट्टानों में, या एक तरह से समझ लो कि डस्ट में बदला। ठीक है, धूल टाइप आप समझ लो, या मिट्टी टाइप का ये हुआ। अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट जो है, अपक्षय के कारण कुछ सामग्रियों का निच्छालन, लीचिंग होता है। निच्छालन क्या होता है कि जो घुलनशील पोषक पदार्थ हैं वो बहकर मतलब जमीन में नीचे बैठ जाएगा या आगे निकल जाएगा। ठीक है, निच्छालन लीचिंग की प्रक्रिया, जो घुलनशील, बारिश होगा या पानी का प्रभाव होगा तो पानी में जो घुलनशील पदार्थ हैं, घुलनशील खनिज हैं वो निकल जाएगा। जो घुलनशील खनिज है वो निकल जाएगा तो बाकी कुछ और जो खनिज है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसमें क्या हो अपक्षय में कि जो बड़े चट्टान का छोटा छोटा, बड़े चट्टान छोटे चट्टानों में बदलेंगे, छोटे छोटे टुकड़े। इसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े प्लस डस्ट भी मान लो डस्ट में बदलेगा। अब इसके कारण क्या होगा कि जो जल का प्रभाव होगा वो बढ़ेगा इसमें, इन जो चट्टानों की सामग्री रहेगी इसमें। और जल के प्रभाव के कारण क्या होगा, निच्छालन की क्रिया होगी। निच्छालन में जो कुछ पोषक पदार्थ हैं, कुछ खनिज हैं, वो बाहर निकल जाएगा। और जो खनिज बाहर निकल जाएगा तो जो बाकी बच जाएंगे खनिज, उनका कंसंट्रेशन, उनकी सांद्रता बढ़ जाएगी। अब उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो आर्थिक रूप से अधिक वायबल, अधिक व्यवहार्य होगा ना उनका, मतलब आर्थिक दोहन। अगर नहीं होगा, मान लो कि एक कोई बड़ा सा चट्टान है उसमें 10 तरह के मिनरल थोड़े थोड़े अमाउंट में मिल रहे हैं और 2 तरह के मिनरल थोड़े ज्यादा अमाउंट में मिल रहे हैं, तो आर्थिक रूप से कौन सा निष्कर्षण ज्यादा व्यवहार्य होगा? जहां की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो अपक्षय के कारण चट्टानों में निच्छालन की प्रक्रिया प्रेरित होगी और निच्छालन के कारण क्या होगा कि कुछ जो पोषक पदार्थ होंगे, कुछ जो मिनरल्स होंगे, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों कथन सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कथन 1 और कथन 2 सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47। यहां पर आपको 2 जलधाराओं को दिखाया गया है, समुद्री जलधाराएं हैं, और पूछा गया है कि कौन सी जलधारा है ये। ठीक है, देखो पहला वाला, ये अगर मैप को देख के अंदाजा लगाना हो तो कौन सा ये दिख रहा है, किसका मैप दिख रहा है? ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दक्षिण अमेरिका के ये पश्चिमी तट पर ये वाली जो धारा है प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर की ये धारा कौन सी धारा है? प्रसिद्ध है, हम लोग हमें कई बार इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। हम्बोल्ट की धारा कहते हैं, पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा, अल नीनो के संदर्भ में हमेशा ही चर्चा में रहता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये एक हम्बोल्ट की धारा है। और विकल्प से अगर आप इतना पकड़ लो हम्बोल्ट की धारा, तो सिर्फ एक ही विकल्प में हम्बोल्ट की धारा है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सिर्फ अगर आपको इतना पता है तो। अब ये जो है फॉकलैंड धारा, दूसरा जो है ये फॉकलैंड की धारा है। यहां पे आप देखोगे ये ठंडी जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है, और यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप है, और यहाँ पे जो जलधारा है ये फॉकलैंड की जलधारा है।
ये हो सकता है मतलब आपको नहीं ध्यान में हो, लेकिन अगर आप मतलब पहला वाला तो निश्चित तौर पे बहुत ही बेसिक है। मुझे नहीं लगता है कि पहला इधर जो पश्चिमी तट पे है हम्बोल्ट को लेके किसी को कोई डाउट रहा होगा। फॉकलैंड को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, या हो सकता है कि नहीं भी ध्यान में हो, लेकिन ये भी मतलब आप ध्यान में रखें कि ये फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। और यहाँ पे एक और जलधारा, यहाँ ब्राजीलियन धारा जो है ये प्रवाहित होती है, ये गर्म जलधारा है, ठीक है, ब्राजील की धारा। और यहाँ फॉकलैंड द्वीप है और ये जो है ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड द्वीप, ठीक है। कुछ और जो आपके विकल्प में दिए गए हैं, बेंगुएला की धारा, कैनारी की धारा, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये काफी फेमस है तो आपको याद ही रहा होगा, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें किसी को कोई डाउट होगा। फिर एक स्लाइड मैंने शेयर कर दिया है जो फेमस जलधाराएं हैं, याद रखना है। दो चीजें आपको ध्यान में रखना है जलधाराओं के संदर्भ में कि कौन से महासागर में है, अटलांटिक की धारा, दो महासागर और ठंडी और गर्म जलधारा। लोकेशन आम तौर पे याद रहता है, कई बार जैसा ये मैप वाला सवाल है इस तरह से कई बार सीधे पूछा जा सकता है कि कहाँ प्रवाहित होती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पे, इस तरह से भी आपको विकल्प दिए जाते हैं या मैप के संदर्भ में भी दिया जा सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है जलधाराओं के संदर्भ में, किस महासागर में प्रवाहित होती है, पहला ठंडी है, गर्म है। बाकी लोकेशन अगर आप एक दो बार ये स्लाइड देख लोगे तो आपको चीजें ध्यान में रहेगी। देखो विकल्प में आपको बेंगुएला की जलधारा दी गई है, ये पश्चिमी अफ्रीका के तट पर अटलांटिक की जलधारा है और ठंडी जलधारा है। कैनारी जलधारा ये मतलब उत्तर पश्चिमी अफ्रीका कह सकते हो आप, यहाँ पर है और ये भी ठंडी जलधारा है, अटलांटिक की धारा। अगुलहास आपके विकल्प में था, अगुलहास की धारा देखोगे गर्म जलधारा है और ये जो पूर्वी अफ्रीका, ये मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका का जो तट है उससे प्रवाहित होता है, ठीक है। बेंगुएला फॉकलैंड के बारे में हमने बात कर लिया, अगुलहास के बारे में ब्राजील की धारा के संदर्भ में, कनारी और बेंगुएला के धारा के संदर्भ में हमने बात कर लिया। जो भी देखो एक दो चीजें और जो इस तरह के फैक्चुअल सवाल होते हो ना, मान लो आपने पढ़ा तो होगा ही, पढ़ते ही हैं, पर जब टेस्ट लगा रहे होते हो तो टेस्ट के जो पेपर हैं, टेस्ट के जो विकल्प हैं उसमें उन चीजों को साथ के साथ याद कर लो, एक तरह से रिविजन भी हो जाएगा। और आप कम से कम इतने चांसेस, मान लो यहाँ पे 7 जलधाराओं की चर्चा है तो कम से कम 7 जलधाराएं तो आपने मतलब एक बार क्विकली रिकॉल कर लिया। इससे विकल्प में आगे कभी भी सवाल पूछा जाए इन सातों जलधारा से संबंधित अगर प्रश्न में कोई विकल्प होगा या कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो टेस्ट को हमें थोड़ा इस अप्रोच में भी ध्यान देना है कि टेस्ट में जितने भी विकल्प हैं उसको भी सही से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, देखिए आपके स्क्रीन पर है। यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है नॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स, गैर रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में है। गैर रासायनिक उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवीय उत्पाद हैं जिनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो जैव उर्वरक हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, नाम ही है बायो फर्टिलाइजर्स, जीवित सूक्ष्म जीवीय उत्पाद हैं, ठीक है, जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। देखो कि ये सही है, जो बायो फर्टिलाइजर्स होता है इसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या करता है कि जीवित सूक्ष्म जीव जो पोषक तत्वों जो ऑलरेडी वातावरण में उपलब्ध है, चाहे मृदा में चाहे वायुमंडल में उपलब्ध है, उसका पादपों के लिए अवशोषण को आसान बनाता है या पादपों के लिए अवशोषण संभव बनाता है। बस ये चीज, ये लाइन ध्यान में रखिएगा कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या करता है। बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो पादपों के लिए जो ऑलरेडी वातावरण में उपलब्ध हैं, वायुमंडल में मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व हैं, उनके अवशोषण को संभव बनाता है। उस मतलब समझ लो एक तरह से जिस रूप में वायुमंडल में उपलब्ध है पोषक तत्व, प्लांट जो है, पादप जो है, उसका अवशोषण उस रूप में नहीं कर सकते हैं। तो जो ये मतलब आपको बायो फर्टिलाइजर्स हैं जो जैव उर्वरक के रूप में जो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, ये उसके रूप परिवर्तन करके उस रूप में परिवर्तित करते हैं जिस रूप में कि इनका पादपों द्वारा अवशोषण या ग्रहण संभव है।
ठीक है। जैसे कि आप देख लो, एक सबसे नाइट्रोजन के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो एल्गी बैक्टीरिया होती है, ठीक है, वो राइजोबियम बहुत कॉमन एग्जांपल, स्कूल टाइम से ही पढ़ते आए हैं हम लोग। तो राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम के पास अपना कोई ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन है उसका, वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है, जिससे कि अवशोषण पादपों के द्वारा आसानी से हो पाता है। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्चुअल बात है, ध्यान में रखना है कि बायो फर्टिलाइजर्स में कोई पोषक तत्व नहीं होता है। ये क्या करता है, उपलब्ध वातावरण में उपलब्ध पोषक तत्वों के अवशोषण, प्लांट के द्वारा अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक, दूसरा देखो, वर्मी कंपोस्ट में केचुओं द्वारा विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी वर्मी कंपोस्ट नाम ही है, जो मतलब वॉर्म से, अर्थवॉर्म से जो कंपोस्ट बनता है, जो भी आप देखोगे इसमें मतलब एक तरह से ये स्लाइड देखो, इसमें मैंने ये तो बायो फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड है, आपको ध्यान में रखना है। कुछ एग्जांपल्स भी हैं, एनाबिना, एजोला, टोटल जो अगर आप देखोगे तो 11 जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, 11 सूक्ष्म जीव हैं जिनका बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इस्तेमाल होता है। उसकी आप उनके के बारे में ध्यान में रखेंगे, और ये जो एग्जाम्पल है ये मतलब काफी फेमस है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा हो ये टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, ये बायो फर्टिलाइजर्स में क्या हो सकता है कि ये बैक्टीरियल मूल का हो सकता है, मतलब जीवाणु हो सकते हैं, एल्गी हो सकता है, शैवाल हो सकता है, फंगल हो सकता है। ठीक है, ये देखो जो दूसरा स्टेटमेंट था वर्मी कंपोस्ट, ये पूरा प्रोसेस, मतलब ये इमेज अगर आप ध्यान में रख लोगे तो वर्मी कल्चर और वर्मी कंपोस्ट को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो सवाल था हमारा कि वर्मी कंपोस्ट में केचुओं द्वारा विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यहाँ पे देखो, वर्मी कंपोस्ट जो भी मतलब समझ लो कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें केचुआ को छोड़ दिया, अर्थवॉर्म्स को छोड़ दिया जाता है। अब अर्थवॉर्म्स जो है, जो अर्थवॉर्म द्वारा मल त्याग किया जाता है, कुछ अर्थवॉर्म उसी में मतलब मृत्यु हो जाती है, वो सारा मिलकर जो है वर्मी कंपोस्ट बनाता है। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो विघटित ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं अर्थवॉर्म्स द्वारा, वो वर्मी कंपोस्ट में होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है अर्थवॉर्म द्वारा विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखो, तीसरा स्टेटमेंट है ग्रीन मेन्योर के बारे में। हरी खाद में मुख्यतः सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित कार्बनिक पदार्थ, ये गलत है। विघटित, नाम ही है हरी खाद, विघटित नहीं होता है इसमें। मतलब जो हरी खाद में, हरी खाद वाली फसलें उपजाकर, जैसे कि आप देखोगे आमतौर पे, अगर बेसिक खेती का आइडिया हो, अगर आप थोड़ा भी बेसिक जानते हो, तो जो दलहन के पादप होते हैं उनको कई बार खेतों में ही किसानों द्वारा लगा, जो परंपरागत कृषि में भी आप देखोगे दलहन की खेती करके उसको खेत में ही छोड़ दिया जाता था। तो विघटित नहीं होता है ये, यहाँ पे जो है विघटित नहीं। ग्रीन मैन्योर मतलब ग्रीन, जो भी इस तरह का, जो कि मतलब अविघटित, जो समझ लो आप हरी खाद में अविघटित हरी सामग्री होती है। ठीक है, विघटित नहीं होता है, अविघटित हरी सामग्री होती है। ठीक, ये वाला गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। पहला दूसरा सही है, विकल्प क्या हो जाएगा, उत्तर सी जो है विकल्प जो है उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स ये दिखा है, ये स्लाइड ध्यान में रखना है। टोटल 11 टाइप के सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जो है बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में होता है। कुछ प्रमुख जो है उसको मैंने यहाँ शेयर कर दिया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, आपको कभी भी एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि बायो फर्टिलाइजर्स केवल बैक्टीरियल मूल के हो सकते हैं या केवल जीवाणु हो सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में प्रयोग। नहीं, जीवाणु भी हो सकते हैं, शैवाल भी हो सकते हैं, फंगस भी हो, कवक भी हो सकते हैं। ठीक है, कवक मूल के भी हो सकते हैं, ध्यान में रखना है। फिर ये वर्मी कल्चर का पूरा प्रोसेस है उसको मैंने शेयर किया है, एक बार बस इमेज देख लोगे तो इजीली समझ सकते हो।
ये देखो ग्रीन मैन्योर के रूप में, ग्रीन मैन्योर, ये सारी चीजें जो है ग्रीन में अविघटित होती है। स्टेटमेंट में कह दिया है विघटित, विघटित नहीं अविघटित, ऐसे ही खेत में लगा के छोड़ दिया जाता है। और उसी के साथ आप देखोगे जो दलहन की खेती की जाती थी और हरी दलहन के साथ ही खेत की जुताई कर दी जाती थी एक तरह से, ताकि वो ग्रीन मैन्योर के रूप में, हरी खाद के रूप में काम आए। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, 88, देखिए आपके स्क्रीन पर है। इसमें 5 नदियों की चर्चा की गई है और उसके बारे में सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित में से कितनी नदियों का उद्गम भारत के बाहर से होता है लेकिन वो भारतीय क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती हैं? गंडक है, घाघरा है, कोसी है, रामगंगा, तीस्ता। देखो मैं ध्यान क्या रखना है, कह रहा है कि भारत के बाहर उद्गम कहाँ हो रखा है, उद्गम भारत के बाहर, लेकिन भारत में भारतीय क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। तो देखो गंडक, गंडक का उद्गम जो है भारत से बाहर होता है। गंडक का उद्गम कहाँ होता है, मतलब अगर आपको ध्यान में होगा कि ये नेपाल में उद्गम होता है। नेपाल में एक धौला गोसी एक जगह है, बट इतना ध्यान रख लो कि नेपाल से उद्गम होता है। ठीक है, नेपाल से उद्गम होता है और फिर बिहार में आता है। ठीक है, बिहार में प्रवाहित होती है और बिहार में अभी तक जो है एकमात्र आपको टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से यही नदी प्रवाहित होती है, ये भी ध्यान में रखना है। आप देखोगे यूपीएससी का ट्रेंड रहा है नेशनल पार्क और जो टाइगर रिजर्व्स हैं इसमें से अगर कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो उसको लेके स्टेटमेंट बना सकता है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से गंडक नदी प्रवाहित होती है। और पटना के पास एक जगह है सोनपुर, सोनपुर का मेला काफी फेमस है, तो सोनपुर के पास जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये तो सही है कि तो इसका उद्गम कहाँ है, उद्गम आपको नेपाल में है, भारत में प्रवाहित होती है, भारत में ही गंगा में मिल जाती है। दूसरा देखो घाघरा, घाघरा जो है ये भी भारत से बाहर इसका उद्गम है। घाघरा का उद्गम कहाँ है, घाघरा का उद्गम तिब्बत में है। तिब्बत से होते हुए नेपाल और नेपाल से होते हुए फिर ये बिहार में आती है और बिहार में ही छपरा के पास जो है ये गंगा में मिलती है। इसका उद्गम नेपाल, इसका तिब्बत, और ये जो है आपको छपरा के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, और गंडक जो है ये सोनपुर के पास मिलती है। ठीक है, तीसरा देखो कोसी, ये मतलब काफी एक प्रमुख नदी है, काफी चर्चित बहुचर्चित नदी रहती है बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका भी उद्गम जो है नेपाल में है। ठीक है, सप्तकोसी, कई इसकी 7 अलग अलग धाराएं हैं। जो प्रमुख धारा है अरुण बोलते हैं उसको नेपाल में। बिहार में ये मतलब ठीक ठाक दूरी पर प्रवाहित होती है, विशेषकर उत्तर बिहार में। और एक जगह है कुर्सेला, ठीक है, ये बिहार में पड़ता है और यहाँ पर ये जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये देखो जितनी भी अभी तक नदियां हैं ये सभी जो है आपको गंगा के ही सहायक नदियां हैं और ये तीनों जो है भारत के बाहर इसका उद्गम है, भारत में प्रवाहित होती है और भारत में जाकर, और ये तीनों कॉमन चीज क्या है, ये तीनों देखोगे कि आपको एक तरह से तीनों का जो मतलब मुहाना कह लो या तीनों का जो मतलब अपना मिलती है गंगा में, वो तीनों बिहार में मिलती है। ठीक है, अगला जो रामगंगा है, रामगंगा उत्तराखंड में निकलती, उत्तराखंड में इसका उद्गम स्थल है। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में एक जगह है गैरसन। ठीक है, गैरसन से इसका उद्गम है रामगंगा। और अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था गंडक के संदर्भ में कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से, और ये जो है रामगंगा जो है आप जिम कॉर्बेट अगर आप जाएंगे राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में तो वहां जिम कॉर्बेट में यही रामगंगा प्रवाहित होती है। अगर आप जिम कॉर्बेट की ट्रिप पे जाएंगे तो ये नदी आपको दिखेगी। और ये रामगंगा प्रवाहित उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास जाके गंगा से मिलती है। ठीक है, ठीक ध्यान में रखना है इसको भी। तो इसका उद्गम जो है भारत में ही है, भारत से बाहर नहीं है।
पांचवा जो है तीस्ता, तीस्ता रिवर काफी चर्चा, बहुत चर्चित नदी। आप भारत बांग्लादेश संबंध में देखोगे कि बहुत ही ज्यादा बहुत चर्चित नदी है। तीस्ता जल समझौता को लेके भारत बांग्लादेश के बीच विवाद रहा है। पश्चिम बंगाल से भी संबंध, पश्चिम बंगाल की राजनीति को काफी ज्यादा प्रभावित भी करता है ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। तीस्ता का उद्गम जो है ये आपको सिक्किम, जो उत्तरी सिक्किम है, उत्तरी सिक्किम में चोलामू झील है, इसको मतलब चोलामू झील और इसको सोलामो झील भी कहते हैं, सॉरी। इसको ये जो है तीस्ता, ये इसका उद्गम कहाँ होता है? सिक्किम में। सिक्किम में चोलामू झील या शोलामो झील भी कहते हैं इसको, लामो झील, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और सिक्किम में इसका मतलब उद्गम है इसी चोलामू झील से, और सिक्किम से प्रवाहित होकर ये जो उत्तरी पश्चिम बंगाल है वहां पर प्रवाहित होती है। उत्तरी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जो फेमस एक हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी का जो क्षेत्र है वहां पे प्रवाहित होती है। फिर ये बांग्लादेश में प्रविष्ट करती है और बांग्लादेश में जाकर जो है ये आपको ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो बाकी ये इसका उद्गम भी जो है भारत में है, भारत से बाहर नहीं है। हमसे पूछा था कि कौन सा भारत से बाहर उद्गम होता है और भारत में प्रवाहित होती है, तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है भारत से बाहर उद्गम है, भारत में प्रवाहित होती है। चौथा और पांचवा जो है भारत में उद्गम है। तो सही उत्तर हो जाएगा केवल 3, विकल्प बी, ठीक है। अब कुछ चीजें जो है, कुछ स्लाइड्स है जो आप देख सकते हो, जो आपके काम का है। सबसे पहले तो ये देखो, ये रामगंगा जो मैंने आपको कहा था कि रामगंगा जो है ये उत्तराखंड में मतलब उद्गम है इसका, और ये यहाँ कन्नौज में जाकर मिलती है गंगा से। गंडक के संदर्भ में मैंने कहा था कि ये गंडक जो है नेपाल में निकलती है, उद्गम है, और पटना के पास एक जगह है सोनपुर, सोनपुर में जाके ये मिलती है। घाघरा के संबंध में मैंने कहा था आपको कि ये तिब्बत में निकलती है और ये छपड़ा के पास गंगा में मिलती है, ठीक है। स्लाइड्स ध्यान में रखेंगे, लोकेशन नदी का ज्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा आपको। फिर यहाँ पे देखो कि ये कोसी के संदर्भ में है, ठीक है। ये मतलब कोसी का जो अपना कोष बदलने का है उसको भी दर्शाया गया है, और कोसी जो है यहां से जाकर ये रिसेंट वाला है, और यहाँ पे एक जो मैंने आपको बताया था एक जगह है कुर्शेला जिसमें गंगा नदी में मिलती है ये, ठीक है। अगला देखो, तीस्ता रिवर सिक्किम में निकलती है और यहाँ ये सिक्किम में निकलकर वेस्ट बंगाल में प्रवाहित होकर ये जो है जमुना में जाके मिलती है। और ये जमुना जो है आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र को पश्चिम बंगाल में जमुना कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जो है जमुना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक है तीस्ता, बांग्लादेश में जाके मिलती है। काफी चर्चा में रहता है ये भारत बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। देखिए आप लोग, ये फिर से मतलब आपको जो प्रायद्वीपीय भारत है उससे संबंधित 3 स्टेटमेंट दिया गया है। भारत की भू आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतपुरा पर्वतमाला दक्कन के पठार की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है अरावली पर्वतमाला केंद्रीय उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड्स की सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है, और इलायची की पहाड़ियां कार्डमम हिल्स जो है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे दक्षिणी सीमा बनाती है। ठीक, पूछा है कौन सा कथन सही है। देखो, सतपुरा पर्वतमाला दक्कन के पठार की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है। अगर आप प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन देखेंगे तो दक्कन का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही एक पार्ट है। ठीक है, अभी मैं कुछ स्लाइड्स में आपको मैप दिखाऊंगा। आप देखोगे इस तरह से ये पश्चिमी घाट होगा, इधर पूर्वी घाट होगा, और यहाँ पे जो है सतपुरा, महादेव श्रेणी, मैकाल की श्रेणी, इसके पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा ये आपको
दक्कन का पठार है। तो जो सतपुरा, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सतपुरा पर्वतमाला दक्कन के पठार की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है। बिल्कुल सही, सतपुरा, मैकाल, महादेव मिलकर जो है दक्कन के पठार का सीमा बनाती है, नॉर्थ में आप समझ सकते हो, उत्तर में। आप ये वाला स्लाइड देखो, ये देख रहा है, ये जो है सतपुरा श्रेणी है, ठीक है, और ये दक्कन का पठार है। तो इसका जो है उत्तरी सीमा बनाता है सतपुरा। सतपुरा जो है पर्वतमाला जो है वो दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। सतपुरा, मैंने दो और, महादेव और मैकाल, कभी भी स्टेटमेंट में दे तो महादेव और मैकाल भी एक तरह से सीमा ही बनाती है दक्कन के पठार का, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सतपुरा पर्वतमाला दक्कन के पठार की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, अरावली पर्वतमाला केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड की सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है। ये भी बिल्कुल सही है। आप केंद्रीय उच्च भूमि की बात करो, जो सेंट्रल हाईलैंड है, ये देखो, ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मैप है। इसने मतलब दक्कन के पठार और जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, इसको बांट कर दिखाया गया है। तो ये वाला पार्ट जो है ये सेंट्रल हाईलैंड है, विंध्य से लेकर ये अरावली। तो अरावली वाला जो है ये इसका पश्चिमी सीमा बनाता है, जो केंद्रीय, भारत की केंद्रीय उच्च भूमि है, जो भारत के, आप भू आकृति के संदर्भ में आपने चीजों को पढ़ा होगा, तो वहां निश्चित तौर पे इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि अरावली पर्वतमाला केंद्रीय उच्च भूमि की सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है। इलायची पर्वत, जो कार्डमम हिल्स है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे दक्षिणी सीमा बनाती है। एक प्रश्न जो हमने शुरू में अभी डिस्कस किया था, प्रायद्वीपीय मतलब प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में, वहां भी हमने बात किया था इलायची पर्वत के बारे में। तो ये भी सही है, आप ये देखोगे, ये जो कार्डमम हिल्स है, ये आपको समझ लो जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका एकदम दक्षिणी, इसकी एकदम दक्षिणी सीमा है, ठीक है। स्पष्ट है? तो तीनों स्टेटमेंट जो सही है, तो विकल्प डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आसान प्रश्न है, मतलब आधारभूत एकदम बेसिक फैक्ट पे आधारित प्रश्न है, दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये मैप जरूर ध्यान में रखेंगे, काफी, ये एनसीईआरटी का ही मैप है, एनसीईआरटी से ही मतलब फोटो खींच के समझो कि डाला गया है। तो इसमें जितनी भी चीजें, जितने भी लोकेशन दिया गया है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि विंध्य, सतपुरा। अब देखो, ये विंध्य और सतपुरा के बीच जो रिफ्ट वैली है, इसी से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो ये एकदम एनसीईआरटी आधारित है, और हमेशा इसमें जितनी चीजें बताई गई इस पिक्चर में, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इस कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण सजाने, लोकेशन वगैरह, कुछ भी पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस इमेज में जो भी चीजें दिखाई गई है, एनसीईआरटी में है, आप उसको एज इट इज याद करने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 90। अब देखो, यहां पे जो है 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें एडिबल ऑयल, खाद्य तेल के संदर्भ में, भारत में खाद्य तेल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से रबी की फसल के रूप में की जाती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, अकेले तार का तेल ही भारत के वनस्पति तेल आयात का आधे से अधिक के लिए उत्तरदायी है, जो वेजिटेबल ऑयल्स इंपोर्ट है उसके संदर्भ में। और तीसरा है, खरीफ तिलहन फसलें भारत के कुल तिलहन उत्पादन में आधे से अधिक का योगदान देती है। पूछ रहा है कौन सब सही है। देखो, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से रबी में नहीं की जाती है, खरीफ में की जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। खरीफ, सोयाबीन की खेती जो है खरीफ फसल के रूप में की जाती है, वर्षा आने पर जो है मानसून के समय जो है इसकी बुआई की जाती है, इंपॉर्टेंट है। और एक दो चीजें और ध्यान में रख लीजिएगा सोयाबीन की खेती के संदर्भ में। भारत जो है दुनिया में 5वां सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राष्ट्र है, ध्यान में रखना है। भारत 5वां सबसे बड़ा, पहले नंबर पे ब्राजील है, दूसरे नंबर पे यूएसए है, तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना, चौथे नंबर पे चाइना। एक स्लाइड है जो मैंने शेयर किया है, उसको ध्यान में रखेंगे आप। ये देखो, कंट्री वाइज सोयाबीन प्रोडक्शन, ये थोड़ा पुराना डाटा है लेकिन अभी भी रैंकिंग यही है। ब्राजील
नंबर 1 है यूएसए, अर्जेंटीना, चाइना, भारत 5वें नंबर पे। तो भारत तो आज अभी भी 5वें नंबर पे, रैंकिंग यही है देशों का, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और इधर राज्यों का जो प्रोडक्शन है उसके संदर्भ में भी ये दोनों राज्य आप ध्यान में रखेंगे। ये ट्रेंड दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का ये इकोनॉमिक टाइम्स का ये जो है मतलब समझ लो ये इमेज है। और इसमें जो है आपको 20, 21, 22, 22, 23 और 23, 24 में जो सोयाबीन प्रोडक्शन है उसके संदर्भ में राज्यों का ये बताया गया है। आप देखोगे कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो है ये नंबर 1, नंबर 2 पे रहते हैं, और टोटल प्रोडक्शन जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, 2/3 से अधिक हिस्सा जो है इन्हीं 80% के आसपास जो है इन्हीं दो राज्यों से आता है। तो भारत में जो सोयाबीन प्रोडक्शन का है ये ट्रेंड भी आप ध्यान में रखेंगे कि भारत में सोयाबीन प्रोडक्शन कहां पे होता है सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, टॉप 2 स्टेट है, ध्यान में रखना है। अभी मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, दुनिया में भारत का सोयाबीन प्रोडक्शन में क्या कौन सा रैंकिंग है? 5वां। ठीक है, टॉप कौन सा है? ब्राजील, यूएसए, अर्जेंटीना, चाइना। और सोयाबीन की खेती जो की जाती है वो रबी में नहीं खरीफ में की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखो, अकेले तार का तेल, पाम ऑयल जो है भारत के वनस्पति तेल आयात का आधे से अधिक उत्तरदायी। बिल्कुल सही है, 60% से अधिक जो वेजिटेबल ऑयल्स जो हमारे यहाँ हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो है ये पाम ऑयल ही रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे एक चीज और आपको फैक्ट ध्यान में, या एक मतलब बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो एडिबल ऑयल है, ऑयल ही भारत के लिए हमेशा मतलब चैलेंजिंग रहता है। चाहे आप पेट्रोलियम की बात करें, वो भी हमारा जो है हमको बहुत ज्यादा आयात करना पड़ता है। हम आयात पर हमारे यहाँ मतलब प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा पेट्रोलियम है नहीं, ये फैक्ट है। लेकिन आप देखोगे जो खाने का तेल है ना, वो भी हम ठीक ठाक नहीं उत्पादित कर पाते हैं। हमें अपने खाने के तेल का एक बड़ा हिस्सा जो है उसके लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, और उसमें जो भी हम वेजिटेबल ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं वनस्पति तेल, उसका 60% तो अकेले जो पाम ऑयल है, जो आपको तार का तेल है, वो करता है। अगला देखो, खरीफ तिलहन फसलें भारत के कुल तिलहन उत्पादन में आधे से अधिक का योगदान देती हैं। ये भी ट्रेंड को लेकर है कि आपको ध्यान में रखना है कि भारत में जो तिलहन का उत्पादन होता है उसमें अधिक कहां पे होता है? खरीफ फसल के रूप में होता है या रबी फसल के रूप में? तो ये भी फैक्ट ये कह रहा है खरीफ के रूप में होता है। बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट भी सोयाबीन मैंने कहा था कि खरीफ में होता है, तो उससे भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते थे। खरीफ में होता है 64%, आधे से अधिक। 34% के आसपास जो है ये आपको रबी में होता है, और 2% के आसपास जो है वो आपको ग्रीष्मकालीन जो मतलब तिलहन है उसमें होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला गलत है। आंसर हमारा सी, विकल्प 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रख। कुछ और फैक्ट है यहाँ पे जो आप ध्यान में रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। भारत जो है खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक है। हमारा जो लगभग मतलब 60% के आसपास समझ लो, मतलब एक एग्जैक्ट डाटा जो है आपको मतलब थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, बट कम से कम 60%, आधा से अधिक जो हमारा खाद्य तेल है उसके लिए हम आयात पर निर्भर हैं। तो ये एक तथ्य है जिसको आप ध्यान में रखिए। कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट दे कि हम एक बड़ी मात्रा में दोनों पेट्रोलियम तेल मतलब ऑयल को लेके कुछ भी स्टेटमेंट दो बना दे, तो सही है कि हम दोनों ऑयल, पेट्रोलियम भी हो और खाद्य ऑयल, दोनों के लिए हम आयात पर निर्भर हैं। ठीक है, तार का तेल जो हम मूल रूप से आयात करते हैं, और उसमें तार का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल जो है, सनफ्लावर ऑयल, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो भारत में जो तिलहन के उत्पादन में सोयाबीन टॉप पर है सबसे ज्यादा, 34%। इसके बाद जो सरसों होता है, मस्टर्ड है, तोड़िया सरसों, उसका अलग अलग उसके जो वेराइटीज हैं दोनों को मिला के सरसों के रूप में, मस्टर्ड के रूप में ये करते हैं, वो लगभग 30% है। और मूंगफली जो है वो 27, जो ग्राउंड नट है मूंगफली, वो 27% के आसपास है। ठीक है, और तिलहन के अंतर्गत क्षेत्र भी सबसे ज्यादा सोयाबीन का है, ये ज्यादा है उत्पादन से ज्यादा। उत्पादन में तो 34% ही है, लेकिन क्षेत्र जो है 44% है। तो सबसे ज्यादा तिलहन हमारे यहाँ सोयाबीन ही उत्पादन होता है। सबसे अधिक क्षेत्र में जो तिलहन की खेती होती है वो सोयाबीन होता है। सोयाबीन उत्पादन में विश्व में 5वें नंबर पर हैं हम। भारत में महाराष्ट्र और एमपी जो है टॉप 2 स्टेट्स हैं। तो इस तरह की बातें, और अधिकांश जो हमारे यहाँ तिलहन का उत्पादन है वो खरीफ फसलों के रूप में होता है। ठीक है, ये स्लाइड है, एक बार आप देख लेंगे इसको, जो ट्रेंड है उसका अंदाजा रहेगा आपको।
अगला प्रश्न संख्या 91 जिब्राल्टर स्ट्रेट के संदर्भ में पूछा गया है कि जिब्राल्टर स्ट्रेट किसको जोड़ता है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को। यही जो पहला विकल्प है यही सही उत्तर है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को। ठीक है, आप जो दूसरा अभी देखो ये पूछा क्यों है, एक तो वैसे भी आपको जो ये बहुत ही फेमस स्ट्रेट है, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जिब्राल्टर के संदर्भ में कई बार जो यूरोप और मतलब यूरोप के जो कुछ फेमस स्ट्रेट रहे हैं, डार्डेनल्स, बॉस्फोरस, जिब्राल्टर, इसको लेके हमेशा सवाल, मतलब डोवर, इसको लेके हमेशा मतलब थोड़ा सा आपको अवेयरनेस रखना चाहिए। हम वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसके बारे में पढ़ते ही इसके रेफरेंस आते रहते हैं। तो जो अभी पूछा गया है, अभी चर्चा में रहा है, जिब्राल्टर जो जगह है उस पे ब्रिटेन का नियंत्रण है, उसके कारण थोड़ा सा ये चर्चा में रहा था रिसेंट में। आप थोड़ा सा इस न्यूज आर्टिकल के रेफरेंस को भी देख लीजिएगा, इसी कारण ये सवाल बनाया गया है आपसे। ठीक है, जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ता है। जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है ये तो स्वेज कैनाल है। ठीक है, और जो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है ये डोवर स्ट्रेट है। देखो एक स्लाइड मैंने शेयर किया है, आप इसको ये देखो, ये जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। ठीक है, और ये मतलब यूरोप है, ये अफ्रीका है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये अटलांटिक महासागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। ये भी स्ट्रेट क्या करता है, ये दो जल संधियों, दो जल निकायों को जोड़ता है और दो स्थल भागों को अलग करता है। यूरोप और अफ्रीका को, इधर मोरक्को है इधर स्पेन है, ठीक है, इसको अलग करता है, और अटलांटिक और मेडिटेरियन को, अटलांटिक महासागर भूमध्य महासागर को जोड़ता है। ठीक, देखो कुछ और जो फेमस हैं, ये जिब्राल्टर यहाँ पे है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो कि यहाँ पे ये जो काला सागर है और मेडिटेरियन सी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जिब्राल्टर और ये जिब्राल्टर, यहाँ पे बास्फोरस, डार्डेनल्स, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। ये देखो इसमें ज्यादा अच्छे से ये बताया गया है। ये देखो, ठीक है, ये बॉस्फोरस है, बॉस्फोरस जो है ये इस्तांबुल है, ठीक है, और यहाँ पे मरमरा सागर को, मरमरा सागर जो आप भूमध्य सागर के का ही एक तरह से एक पार्ट समझ लो इसको। ठीक है, तो ये जो काला सागर और मरमरा सागर को कौन जोड़ता है, बॉस्फोरस, और यहाँ पे डार्डेनल्स है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारा जितना भी स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कॉमन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट ये सारी चीजें आपकी गलत नहीं हो सकती हो। और हर साल आप पेपर में देखोगे तो आईआर और एटलस वाले जो सवाल हैं जोड़कर पूछता है आपसे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई चीज चर्चा में रही उसको जोड़कर आपसे सवाल पूछ लेता है, एटलस से जोड़कर। ठीक है, तो जो बॉस्फोरस, डार्डेनल्स, लोकेशन ध्यान में रखना है, किसको जोड़ता है, जो डार्डेनल्स है ये मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है, और बास्फोरस काला सागर और मरमरा सागर को। ठीक, ये जो एक चौथा ऑप्शन था आपका, ये जो अटलांटिक महासागर और मेक्सिको की खाड़ी, इसको कौन जोड़ता है, इसको जोड़ता है आपको फ्लोरिडा, फ्लोरिडा स्ट्रेट। ठीक है, यहां पे देखो, ये देखो, ये है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और ये फ्लोरिडा है, अमेरिका का है फ्लोरिडा प्रांत, और ये जो स्ट्रेट है ये अटलांटिक ओशन और गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ता है, इसी को फ्लोरिडा स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो ये जो एक और ऑप्शन में था इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ये उत्तरी सागर इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, और यहाँ पे डोबर जल स्ट्रेट, डोबर जल संधि है, डोबर स्ट्रेट है जो अलग करता है। तो विकल्प में जो भी चीजें दी गई हैं उसको भी ध्यान में रखना है, काफी कॉमन मतलब ये सवाल है, जो भी मतलब विकल्प दिए हैं काफी चर्चित, मतलब सामान्य सा तथ्य है, इस चारों विकल्पों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसको अलग करता है। ठीक, अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 92, पृथ्वी की ओर गिरने वाले उल्का पिंड बहिर्मंडल और तापमंडल में बच जाते हैं। जो उल्का पिंड है, मेटेरॉइड्स, एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में बच जाते हैं, लेकिन मध्य मंडल मीजोस्फेयर में जल जाते हैं।
क्या कारण है इसका? बहुत ही आसान प्रश्न है, विकल्पों को देखो आप। मध्य मंडल में प्रतिक्रियाशील गैसें उल्काओं को रासायनिक रूप से प्रज्वलित करती हैं, नहीं। दूसरा देखो, मध्य मंडल में बढ़ा हुआ गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उल्काओं को गति प्रदान करता है जिससे दहन होता है, नहीं। मध्य मंडल में गैसों के उच्च घनत्व से घर्षण उत्पन्न होता है जिससे उष्मा उत्पन्न होती है जो उल्काओं को जला देती है, ठीक। देखो यही सही उत्तर है जो विकल्प सी है। मध्य मंडल जो ताप एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर है ना, बहिर्मंडल और तापमंडल है, यहाँ पर जो है आपको बहुत ज्यादा मतलब बहुत विरल है, वायु रहता नहीं है, बहुत ही विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, तो इजीली जो उल्का है उल्काव है वो आराम से निकल आते हैं। लेकिन जैसे ही ये आपको मीजोस्फीयर मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं, यहां पर क्या होता है कि गैसों का कंसंट्रेशन बढ़ता है इन दोनों की तुलना में, बहिर्मंडल और तापमंडल की तुलना में गैसों का कंसंट्रेशन बढ़ता है। जैसे ही गैसों का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो होता क्या है कि घर्षण, काफी उच्च घर्षण उत्पन्न करते हैं और उच्च घर्षण के कारण जो है ये जल जाता है। ये जो तीसरा है सी है, मध्य मंडल में गैसों के उच्च घनत्व से घर्षण उत्पन्न होता है जिससे उष्मा उत्पन्न होती है जो उल्काओं को जला देती है। विकल्प सी जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। ये देखो एक स्लाइड मैंने शेयर किया है, ये देखो, ये जैसे ही मीजोस्फेयर में प्रवेश करेगा, ये देखो एक्सोस्फेयर से ये जो मेटोस है ये पास कर जाएगा एक्सोस्फेयर थर्मोस्फेयर, जैसे ही मीजोस्फेयर में आएगा ये जलने लगेगा, ये बर्निंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गैसों के कारण गैसों कंसंट्रेशन बढ़ेगा, माध्यम डेंस होगा, घर्षण उत्पन्न होगी, जल जाएगा, ठीक है। यहाँ दो चीज और ध्यान में रखिएगा कि उल्काभ, उल्का और उल्का पिंड। उल्काभ जो मतलब आपको एक तरह से कह लो कि जो आकाश में बहुत सारे मतलब जो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे जो तैरते हुए मतलब ये हैं पिंड हैं, उसको जो उल्काभ जब जलता हुआ ये जो बर्निंग स्टार के रूप में होगा तब ये उल्का कहलाएगा, ठीक है। और जब कुछ आप समझ लो कि पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो वो उल्का पिंड कहलाएंगे। ये तीन स्टेटमेंट, तीन ये है, उल्काभ, मीटरॉइड, उल्का जब जल रहा होगा, मीटो, और उल्का पिंड, ठीक है। तो इन तीन जो पृथ्वी पे आ जाएगा, ये जो जलता हुआ रहेगा जो बर्निंग स्टार है वो, और ये जो पृथ्वी पर गिर जाएगा वो, तो ये अंतर को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये अलग अलग मतलब जो वायुमंडल की परतें हैं उसकी गतिविधियों के संदर्भ में है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 93, देखिए 22 दिसंबर जो है, 22 दिसंबर को निम्नलिखित में क्या होने की संभावना है? इसमें से आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है। कर्क रेखा के उत्तर में प्रत्येक स्थान पर सूर्य आकाश में अपने सबसे निचले बिंदु पर होता है, ठीक। दूसरा है दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, ठीक। और तीसरा है ताहिती और डार्विन में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। अब ये प्रश्न किस चीज से जुड़ा हुआ है? ये प्रश्न एक कॉन्सेप्ट होता है अयनांत और विषुव, सोल्स्टाइस एंड अयनांत और वो विषुव, ठीक है। ये प्रश्न जो है आपको अयनांत और विषुव से जुड़ा हुआ है, सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स से जुड़ा हुआ है। अगर आप मतलब 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को क्या होगा? सूर्य जो है 22 दिसंबर को, इसको 22 दिसंबर की तिथि को क्या कहते हैं? इसको शीत अयनांत या विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं। 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। मकर रेखा पर सीधा चमकेगा तो जो दक्षिणी गोलार्ध होगा उसमें जो है सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। और इसके विपरीत स्थिति क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध में होगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा मतलब बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होगा, ठीक। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है जो विंटर सोल्स्टाइस के संदर्भ में,
कर्क रेखा के उत्तर में प्रत्येक स्थान पर सूर्य आकाश में अपने सबसे निचले बिंदु पर होता है। सही बात है, कर्क रेखा मतलब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के उत्तर में सभी स्थान से सूर्य जो है सबसे अधिक दूरी पर होगा। मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है तो कर्क रेखा या उस कर्क रेखा से उत्तर में सबसे सर्वाधिक दूरी पर होगा। ठीक, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होगा, ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो जो टिल्ट होगा ना, आप हमेशा ध्यान में रखो, जो विंटर सोल्स्टाइस में होगा दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होगा, उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होगा। और जो 22 जून की स्थिति होगी, 21 जून या 22 जून जो कि समर सोल्स्टाइस होता है, ग्रीष्म अयनांत होगा, उसमें क्या होगा कि दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य से दूर और उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होगा। विपरीत स्थिति, जो स्थिति उत्तरी गोलार्ध के लिए शीत अयनांत में होगी वो स्थिति दक्षिणी गोलार्ध के लिए ग्रीष्म अयनांत में होगी। 4 डेट होता है, 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस या शीत अयनांत बोलते हैं, 22 जून 21 जून या 22 जून को ग्रीष्म अयनांत या समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। इसके बाद 21 मार्च या 22 मार्च, 21 मार्च का होता है आमतौर पे, इसको विषुव बोलते हैं, इसको बोलते हैं बसंत विषुव, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और जो 23 सितंबर का दिन होता है, 23 सितंबर का दिन को हम लोग बोलते हैं मतलब शरद विषुव। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 22 दिसंबर को सूर्य जो होगा मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, 22 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, मार्च में 21 मार्च को जो है आप इक्वेटर पे रहेगा विषुवत रेखा पर, और 23 सितंबर को भी इक्वेटर पे रहेगा विषुवत रेखा पे। तो 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात की अवधि हर जगह बराबर होगी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको लेके, मतलब इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस को लेके आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको इसके इर्द गिर्द घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट जो है थोड़ा ट्रिकी है, ताहिती और डार्विन में वर्ष का सबसे छोटा दिन होगा। अब ये देखो, आप सिर्फ जो इसका सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट है इससे आप सही नहीं कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए लोकेशन की ताहिती है कहाँ। ताहिती और डार्विन दोनों जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, फेमस है, क्लाइमेटोलॉजी में इसका रेफरेंस बार बार आता है, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप ताहिती देखोगे तो प्रशांत महासागर में है, डार्विन देखोगे आप ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, तो ये दोनों जो है इक्वेटर के दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो यहाँ वर्ष का सबसे छोटा दिन नहीं, वर्ष का सबसे लंबा दिन होगा। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है, उत्तर हमारा ए हो जाएगा। ये देखो, ये बहुत ही शानदार स्लाइड है जो कि आपको पूरा इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस के कॉन्सेप्ट को समझा रहा है। 22 दिसंबर विंटर सोल्स्टाइस, यहाँ पे देखो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर है। इसके एकदम विपरीत स्थिति कहाँ होगी, 21 जून 22 जून को। ठीक है, समर सोल्स्टाइस, गर्मी होगा उत्तरी गोलार्ध में, सर्दी होगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, ये इक्विनॉक्स की स्थिति 23 सितंबर और 21 मार्च इक्वेटर पे होगा, और मतलब बराबर रहेगा, दिन और रात की लंबाई बराबर रहेगी। ये देखो, ये वाला जो है ये रहा डार्विन हमारा, ये रहा ताहिती, दोनों देखोगे आप दक्षिणी गोलार्ध में है, तो यहाँ मतलब जो है विंटर सोल्स्टाइस में सबसे लंबा दिन होगा, सबसे लंबी रात नहीं। ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। स्पष्ट है ये प्रश्न? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, देखिए आपके स्क्रीन पर है। ये पूछ रहा है कि महासागरीय खाइयों, दो ये भी एसरेशन रीजन टाइप का सवाल है कि महासागरीय खाइयां ज्वालामुखी चापों के समानांतर स्थित हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो है महासागरीय खाइयां अभिसारी सीमा अंतःक्रिया द्वारा निर्मित होती है। देखो,
सबसे पहले तो ये खाइयों का निर्माण, अगर आपने प्लेट विवर्तनिकी में देखा होगा तो खाइयों का निर्माण जो होगा वो आपको अभिसारी सीमाओं पर ही होगा। अभिसारी सीमाओं में क्या होगा कि एक जो दो प्लेट बाउंड्रीज मिलेंगी, एक जो अधिक डेंस प्लेट बाउंड्री होगी, जो अधिक घनत्व वाला होगा, वो कम घनत्व वाले के नीचे जो है धंसेगा, यहां सबडक्शन जोन में जाएगा, ठीक है, क्षेपण होगा यहाँ पे। अब इसके कारण एक तरह से ये देखो, ये जो है एक ट्रेंचेस का निर्माण होगा, खाइयों का निर्माण होगा, ठीक है। ये देखो, ये ट्रेंचेस एक तरह से भी आकार का ये ट्रेंचेस होगा, ठीक। और क्षेपण के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो क्रस्ट है ये मेंटल में इसका जो है क्षेपण होगा, और इसके कारण ज्वालामुखी उद्गार भी होगा यहाँ पे, और ज्वालामुखी पर्वत और द्वीपीय चापों का निर्माण होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें, इस तरह से इधर जो है ट्रेंचेस हमें दिखेंगे, तो इधर जो है हमें चाप, द्वीपीय चाप दिखेंगे। तो आप समानांतर दिख रहा है, दोनों का निर्माण जो है एक ही तरह की प्रक्रिया से हो रहा है, एक ही अभिसारी सीमाओं के कारण हो रहा है। अभिसारी सीमाओं में क्या होगा कि एक जब अभिसारी सीमाएं होगी, अभिसारी सीमाओं में या विनाशकारी सीमाएं, एक जो अधिक डेंस सीमा होगी वो कम, अधिक डेंस यानी कि अधिक घनत्व वाला, कम घनत्व वाले जो कम घनत्व वाली प्लेट जो है उसके नीचे छेपित होगी। तो यहाँ पे आप देखो ये स्लोप ट्रेंचेस टाइप का खाइयां बनेगी, ठीक है। इस तरह से समझ लो, ये ट्रेंचेस बनेगा, एक स्लाइड के माध्यम से भी अभी मैं दिखाऊंगा। और इसी का जब छेपित होगा तो इसके कारण क्या होगा कि इसी क्षेत्र में हमें आपको ज्वालामुखी विस्फोट भी दिखेगा, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होगा इसके कारण, और इसके कारण जो है द्वीपीय चापों का निर्माण होगा। तो दोनों जो है पैरेलल रहेंगे, और ये पहला स्टेटमेंट जो है महासागरीय खाइयां ज्वालामुखी चापों के समानांतर स्थित होती है, बिल्कुल सही बात है, प्रोसेस हमने समझ लिया। दूसरा देखो, महासागरीय खाइयां अभिसारी सीमा कन्वर्जेंट बाउंड्री अंतःक्रिया द्वारा निर्मित, बिल्कुल सही। दोनों ही चीजें, महासागरीय खाइयां और द्वीपीय चाप जो है, इनका निर्माण कन्वर्जेंट बाउंड्री की अंतःक्रिया द्वारा होता है, इसीलिए। तो दोनों कथन सही है, और कथन 2 जो है कथन 1 का सही विश्लेषण है। ये देखो, ठीक है, यहां पे जो है ओसेनिक ट्रेंचेस का निर्माण होगा, जो मैंने बताया आपको, ठीक है, क्षेपण हो रहा है। और यहाँ पे ये जो है जो भी द्वीपीय चाप या ज्वालामुखीय चापों का निर्माण होगा, यहाँ पार्शियल मेल्टिंग होगा इसका क्रस्ट का, और इसके कारण जो है वोल्केनिक आर्क का निर्माण होगा, ठीक है। बेसिक प्लेट टेक्टोनिक पर आधारित सवाल था। आप देखो पूरी दुनिया में जो है ये मतलब एक दूसरा जो स्लाइड है इसमें देखो, अब जहां भी ये ट्रेंचेस हैं, और ये देख लो आपको चाप, ये पूरा आपको एकदम से, अगर आप जापान के क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ये द्वीपीय चाप दिखेंगे, और ट्रेंचेस दोनों आपको पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। अभिसारी सीमा जो, अभिसारी सीमाएं 3 प्रकार की होगी, महासागरीय, महासागरीय, महाद्वीपीय, 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 महासागरीय। तो ये महासागरीय जो सीमाएं हैं उसका एक एग्जाम्पल है, जो जापान फिलीपींस इंडोनेशिया के क्षेत्र में जो आपको कई सारे द्वीपीय चाप और ट्रेंचेस दिखते हैं, उसी का ये एग्जाम्पल है। देख रहे हो, ये वाला जो है ये चाप है, और ये वाला जो है ये वाला जो है ट्रेंच है, और ये जो है चाप है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। देखिए आप, इसमें 4 कंडीशन दिया गया है और पूछा गया है कि ये कौन से भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखो, भारत में किस एक विशेष राज्य में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की प्रधानता, ठीक। दूसरा है बड़े क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की उपस्थिति, इसके किसी भी भाग में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, तटीय सीमा की उपस्थिति। अब देखो, यहां पे जो तटीय सीमा वाला है, पहले इसी से चलते हैं। तटीय सीमा की उपस्थिति, तेलंगाना हट जाएगा विकल्प से, तेलंगाना में तटीय सीमा नहीं है, उड़ीसा में तटीय सीमा है, केरल में है, कर्नाटक में है। बाकी जो विकल्प हैं उससे देख लो, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की प्रधानता,
पहला जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की प्रधानता ये होगी। ये आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में हमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ही दिखता है। ये भी देखो एनसीईआरटी आधारित, एनसीईआरटी में जो भारतीय वनस्पति वाला खंड है उसी से है। आप देखोगे जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति है ये भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इसके भी दो प्रकार हैं, शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती। तो जो उड़ीसा का क्षेत्र है ना, आप देखोगे मेनली जो है इसमें आपको पर्णपाती वनस्पति ही मिलेगा, ठीक है, सदाबहार वनस्पति नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी अधिकांश क्षेत्र में आप देखोगे तो जो है आपको आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। अन्य क्षेत्रों में भी मिलेगा, लेकिन उड़ीसा में आर्द्र पर्णपाती वनस्पति का प्रीडोमिनेंस है। चलो ये इससे अगर आप नहीं भी कनेक्ट कर पाते, अगला देखो लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा कहाँ पाएगा? जहां पे कि आर्द्र और शुष्क मौसम बारी बारी से होगा और जो मतलब वहां लेटेराइट मृदा पाई जाएगी। ये वाला स्लाइड एनसीईआरटी वाला ही देख है। इसमें देखो कि लेटेराइट सॉइल का जो क्षेत्र है, ये लेटेराइट सॉइल, आप ये देखो कि ओडिशा के क्षेत्र में जो है हमको अधिकांश लेटेराइट सॉइल दिखता है, ठीक है। ये भी फैक्टर उड़ीसा, हालांकि अन्य जो ऑप्शंस हैं कर्नाटक, और कर्नाटक में भी लेटेराइट सॉइल हमें ठीक ठाक, मतलब कर्नाटक में भी लेटेराइट सॉइल हमें दिखता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है ये कह रहा है इसके किसी भी भाग में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक नहीं। अब देखो केरल में तो कोई भी, मतलब केरल तो वैसे ही हट जाएगा, बहुत ज्यादा वर्षा होगी। जो मतलब आप पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर काफी ज्यादा वर्षा होगी केरल में, तो ये वाला हट जाए। कर्नाटक में भी वर्षा जो है काफी ज्यादा होगी, मतलब कुछ क्षेत्रों में कर्नाटक के, खास करके पश्चिमी घाट वाला जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है वहां पे अच्छी खासी वर्षा होगी कर्नाटक के क्षेत्र में भी, तो ये विकल्प भी हट जाएगा। तो सबसे उपयुक्त जो है ओडिशा हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये जो यहाँ पे कुछ मतलब आपको रेनफॉल के संदर्भ में है, ये देख लो इससे कि यहाँ ये पूरा क्षेत्र जो है, ये स्लाइड देख लो, ये पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल वाला जो क्षेत्र है, इस पे काफी वर्षा होगी, ठीक है। केरल में भी पड़ रहा है, कर्नाटक में पड़ रहा है, उड़ीसा के क्षेत्र में आपको पड़ रहा है ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला नहीं, यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर वाला वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का ही मतलब इमेज है, ध्यान में रखेंगे। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको, मतलब एक ग्राफ दिया गया है और पूछ रहा है कि इस ग्राफ में मतलब किसका विशेषता है, मतलब कौन से क्लाइमेटिक रीजन का विशेषता है। इसमें वर्षा बताया गया है आपको और तापमान बताया गया है। अब देखोगे इस, अगर आप स्लाइड को, इस इमेज को अच्छे से स्टडी करो तो इसमें वर्षा की मात्रा जो है सालों भर वर्षा हो रही है, ठीक है। ये वर्षा की मात्रा है, सालों भर वर्षा हो रही है। लेकिन आप देखोगे अक्टूबर यानी कि शरद ऋतु में जो है वर्षा ज्यादा है, तुलनात्मक रूप से थोड़ी ज्यादा। वैसे तो औसतन सालों भर वर्षा हो रही है। तो अब सालों भर वर्षा वाला जो है, इसमें से हम किसको हटा सकते हैं? जो शीत भूमध्य सागरीय जलवायु है, शीत ऋतु की वर्षा, ये तो ऐसे हट जाएगा। जो वाइन वाला क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा शराब, अंगूर वगैरह का प्रोडक्शन होता है और इस कारण सबसे ज्यादा शराब, इटली, भूमध्य सागर के तट के क्षेत्र में जो भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है, वो तो होगा नहीं, ये हट जाएगा। शीत ऋतु की वर्षा इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरा देखो चीन तुल्य जलवायु, इसमें भी वर्षा होती है सालों भर, लेकिन थोड़ा वर्षा जो ग्रीष्म में जो है ये ज्यादा होगा। और दूसरा जो तापमान का रेंज दिया हुआ है ना, वो भी इसके चीन तुल्य जलवायु के लिए नहीं है, मतलब ये ज्यादा सिंक नहीं बैठता है, ठीक है। जो स्टेपी जलवायु है, स्टेपी जलवायु में वर्षा इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो स्टेपी जलवायु भी नहीं होगी। ये सारी विशेषताएं जो है, ये जो ब्रिटिश तुल्य जलवायु है उसकी विशेषता है। ब्रिटिश तुल्य जलवायु में क्या होगा, सालों भर मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, मतलब जो एवरेज टेम्परेचर 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। गर्मी में 18 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होता, एवरेज टेम्परेचर गर्मियों का जो है 18 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और ये एक विशेषता है।
आप टेम्परेचर वाले रेंज से देख लोगे। दूसरा, सालों भर वर्षा होगी और विंटर में थोड़ी सी ज्यादा, सर्दी जो शरद ऋतु है मतलब उसमें थोड़ी सी ज्यादा वर्षा होती है। और देखो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब एकदम जो सबसे खुशनुमा मौसम जो है अब ब्रिटेन में आपको दिखेगा, ठीक है, जो ब्रिटिश तुल्य जलवायु है, ब्रिटेन के अलावा भी कुछ और क्षेत्र हैं उसमें दिखेगा। तो जो 12 टाइप के क्लाइमेटिक, सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा, जो ब्रिटिश तुल्य जलवायु सी। यहाँ पे कुछ जो बेसिक फीचर्स हैं आपको, जो अपने 12 क्लाइमेटिक रीजन्स हम लोग जो पढ़ते हैं उनके बेसिक फीचर्स आप ध्यान में रखिए। कभी भी आपको कुछ फीचर्स देके, यहाँ पे तो ग्राफ दिया है, कहीं पे कुछ फीचर्स लिखकर आपसे पूछ सकता है कि ये किस क्लाइमेटिक रीजन का की विशेषताएं हैं, ठीक है। एक दो स्लाइड मैंने शेयर किया है, ये देखो, ये ब्रिटिश तुल्य जलवायु का जो विस्तार है, ये ब्रिटेन वाला क्षेत्र हो गया, कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये अर्जेंटीना के क्षेत्र में हो जाएगा, और ये थोड़ा जो न्यूजीलैंड का इलाका है उसमें हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है क्लाइमेटिक रीजन्स का, सबसे पहले कि इसकी 12 क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, उसकी प्रमुख विशेषता 3 चीजें, वर्षा, तापमान, वर्षा किस टाइम में होगा, कितना ज्यादा होगा, कम होगा, ठीक है, एक नॉर्मल ट्रेंड ध्यान में रखना है, तापमान का ट्रेंड ध्यान में रखना है, और थोड़ा बहुत वनस्पतियों के बारे में ध्यान है। अगर वर्षा और क्लाइमेट पता है तो आप वनस्पति तो वैसे ही निकाल लोगे। और वैश्विक विस्तार, जैसे 4 क्लाइमेटिक रीजन्स इस सवाल में थे, इन चारों के बारे में कि बेसिक फीचर्स क्या है, चीन तुल्य जलवायु क्या, स्टेपी जलवायु का, और ब्रिटिश तुल्य जलवायु का, भूमध्य सागरीय जलवायु का बेसिक फीचर्स, तापमान और वर्षा के संदर्भ में, और वैश्विक विस्तार क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा जो अनुभव में ज्योग्राफी के प्रश्न थे, कुल 17 प्रश्न थे, उसको हम लोगों ने क्रमवार रूप में देखा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।